हेलो दोस्तों, आज हम आपको स्वामित्व योजना के बारे में बताएंगे। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना जारी की गई और जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को जो आबादी साइट पर जो आवासीय क्षेत्र में ग्रामीण आवासीय क्षेत्र में रहता है और उसके कब्जे में कोई ज़मीन है तो उसका मालिक है तो उसको एक कार्ड दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसको ग्रामीण आबादी अभिलेख या घरौनी कहा जाएगा। तो घरौनी का मूल उद्देश्य और इस योजना का मूल उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कितने बड़े भूखंड का मालिक है, जो इतने बड़े भवन आवासीय परिसर का मालिक है और उसका कोई मूल्यांकन नहीं है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और इस वजह से वो कोई ऋण नहीं प्राप्त कर सकता, तो बैंक से सीधे ऋण प्राप्त करने के लिए स्वामित्व प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, पेपर की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति इस योजना के तहत हो जाएगी। और इस योजना में प्रत्येक व्यक्ति को जो आवासीय क्षेत्र का मालिक है, आवासीय परिसर या भवन का मालिक है या उसके आगे पीछे चारों तरफ जो भी रिक्त भूमि है उसका मालिक है, उसके लिए कोई पेपर की आवश्यकता जो बहुत पहले से महसूस की जा रही है, पेपर की आवश्यकता है और वो पेपर उसके पास रहता नहीं। सिर्फ कब्जे के आधार पर वो उसका मालिक अपने आप को बताता है और इसी वजह से न्यायालयों में काफ़ी मुकदमे दीवानी के चलते रहते हैं। तो दूसरा एक लाभ ये है इस योजना से कि अगर किसी भूखंड का डिटर्मिनेशन हो जाए, सुनिश्चित हो जाए कि ये किसकी है और उसे उसका प्रमाण पत्र मिल जाए तो ये विवाद, टाइटल सूट का हक संबंधी विवाद समाप्त हो जाएगा, तो न्यायालयों में मुकदमेबाजी की कमी होगी। तीसरा लाभ ये है कि कोई भी भूखंड जिसके सह खातेदार हों, कई भाई हों और पटीदार हों, ये इस प्रकार से अगर कई खातेदार हैं, कई सह खातेदार एक ही भूखंड के हैं तो उनका इसी कार्ड में, इसी प्रमाण पत्र में, इसी स्वामित्व सर्टिफिकेट में उसका विभाजन पहले ही से एब इनिशियो आरंभ से ही कर दिया जाता है। तो ये 3 मूल उद्देश्य हैं। इसके अलावा और भी तमाम उद्देश्य हैं जो स्वामित्व योजना के तहत आपको जानकारी होती है। तो स्वामित्व योजना के लिए प्रत्येक भूखंड को चिन्हित करना, उसका सर्वेक्षण करना, उसकी चौहद्दी के अनुरूप, उसके कब्जे के अनुरूप उसकी पैमाइश और डिमार्केशन करना और आबादी साइट पे जो भी गैर आवासीय निजी व्यक्तियों के अलावा जो सार्वजनिक ग्राम पंचायत में, गांव सभा में जो भी संपत्ति निहित है, जैसे नाली है, नापदान, पोखरा, तालाब, चबूतरा, चरण या किसी व्यक्ति का कोई उसके अगल बगल में कोई भी जो ग्राम पंचायत में निहित भूमि है उसका भी डिमार्केशन इसमें दिया जाएगा। कुल 30 प्रकार हैं जो नियमावली में दिखाई गई हैं। तो इस सर्वेक्षण के लिए राजस्व संहिता में धारा 43 से 53 तक और इसी के संगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विनियमावली रेगुलेशन रूल्स 2020 में एक पारित की गई और दोनों को संगत लेके कुछ शासनादेश हैं इसके संबंध में। जैसे नई तकनीक से मैपिंग की जाए, ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जाए, तो इसके लिए जियो निकाला गया और जियो के तहत एक टास्क फोर्स, एक दल बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया राजस्व कर्मचारियों, जिनमें मुख्य रूप से कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल और पंचायत विभाग को शामिल किया गया। इसमें सेक्रेटरी या ग्राम पंचायत अधिकारी, पुलिस विभाग को शामिल किया गया कि कोई भी शांति व्यवस्था के लिए, और जब भू सर्वेक्षण विभाग को इसमें सम्मिलित किया गया। तो कुल पर मिला करके ड्रोन के माध्यम से भूखंड का निरीक्षण कराया, उसकी मैपिंग कराई, उसके बाद मैनुअल जा करके स्पॉट पर मैपिंग कराई, भूचित्र बनाया, दोनों का कंपैरिजन किया, आपत्तियां देखी और सारे निष्कर्ष, सारे स्क्रूटनी के बाद निर्विवाद तरीके से उसे प्रारूप 8 में लिखित किया गया, एक अभिलेख तैयार किया गया और इन सब विनियमन के बाद, इन सब संशोधनों और स्क्रूटनी के बाद
प्रारूप 8 के बनने के उपरांत प्रारूप 9 में संबंधित व्यक्ति को जिनको भूखंड का स्वामी बनाया जाना है, जिसके कब्जे की ज़मीन थी, उनको एक नोटिस दी गई कि जो भी लेख हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उसमें कोई त्रुटि हो, गलती हो या कोई विवाद हो, किसी भी व्यक्ति को जो हितबद्ध है वो आपत्ति कर सकता है। तो प्रारूप 9 में जो आपत्ति सूचना होती है, वो मिलने के बाद 15 दिन के अंदर ऐसा व्यक्ति यदि कोई आपत्ति है, कोई त्रुटि पाता है, कोई गलती पाता है, तो अपनी आपत्ति वहाँ प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निवारण नायब तहसीलदार की अगुवाई में किया जाएगा। और इसके लिए इस नियमावली और इस एक्ट में 3-4 प्राधिकारियों का नाम दिया गया है, जिसमें डीएम साहब, अभिलेख अधिकारी, एसडीएम महोदय तहसील के, वो सहायक अभिलेख अधिकारी, जो भी प्रार्थना पत्र होगा सहायक अभिलेख अधिकारी के नाम जाएगा। आपत्ति प्रार्थना पत्र सहायक अभिलेख अधिकारी को दिया जाएगा। और वैसा प्रार्थना पत्र, आपत्ति प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के बाद नायब तहसीलदार मामले की जांच करेंगे, पक्षों को बुलाकर सुनवाई का उचित अवसर देकर उस आपत्ति का निवारण करेंगे। निवारण करने के उपरांत प्रारूप 10 में अभिलेखित किया जाएगा, जो उस व्यक्ति का निर्विवाद और अविवादित स्वामी होगा, उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसको ग्रामीण अभिलेख प्रमाण पत्र या घरौनी कहा जाएगा। घरौनी जिस प्रकार से कृषि लैंड में खतौनी निकाली जाती है, वैसे ही तहसील मुख्यालय पर शुल्क देकर, पैसा देकर आप घरौनी निकाल सकते हैं। जिसकी घरौनी होगी वो उस भूखंड का मालिक होगा। कब्जेदारी और हक मालिकाना में फ़र्क है। कब्जे से आप ये साबित नहीं होता कि आप ही वाकई मालिक हो सकता हो आप प्रतिकूल कब्जा किए हों, एडवर्स पोजीशन आपका हो, इससे ये नहीं जाहिर होता कि आप मालिक होते हैं। लेकिन कब्जे के आधार पर और इन दोनों एक्ट और विनियमावली के आधार पर अगर उसका सर्वेक्षण हुआ है और आपको प्रमाण पत्र मिला है और प्रमाण पत्र निर्विवाद और सारी समस्याओं के निराकरण के बाद मिला है, तो आप उसके स्वामी होंगे और आप सीधे बैंक से उसका ऋण ले सकते हैं। उस आधार पर अपने भवन या आवासीय परिसर या आवासीय भूखंड के ऊपर जैसा भी होगा लोन प्राप्त कर सकते हैं। और भी लाभ हैं इसके, और ये एक युग परिवर्तनकारी कदम है। मेरे ख्याल से राजा टोडरमल और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद 1950 जो चकबंदी अधिनियम आया और 1974 में 75 में हमारे यहाँ 74-75 में चकबंदी हुई थी। और फिर ये चौथा कदम है जो हमारे देश में, ख़ास तौर से हमारे प्रदेश में ज़मीन के पैमाइश, उसके सीमांकन और उसके प्रमाण पत्र के, चाहे वो खतौनी के शक्ल में हो, चाहे घरौनी के शक्ल में हो, ये कार्य किया गया। बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही प्रशंसनीय काम है और एक युग परिवर्तनकारी काम है। तो इस प्रकार से हम जो ज़मीन, जो करोड़ों रुपए मालियत के लोग भवन बना के रहते थे, उनका कोई कानूनी महत्व नहीं था, उनके बैंक के सामने कोई वैल्यू नहीं थी। स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वो मूल्यवान हो जाएगा और उस आधार पर आप लोन लेके आप अपनी तरक्की कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगली बार फिर हम एक नए सब्जेक्ट के साथ मुलाकात होगी।